नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है। लगातार फैलती हिंसा के संदर्भ में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356। इन दोनों अनुच्छेदों का संघवाद के संदर्भ में क्या महत्व है और साथ ही विभिन्न अदालतों ने, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 355 और 356 के बारे में क्या कहा है, आज इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। आर्टिकल 355 और 356 चर्चा में क्यों आया है? मणिपुर में लगातार फैलती हिंसा के बारे में, क्योंकि पिछले एक साल से लगातार हमने देखा है कि हिंसा की घटनाएं रहते रहते वहां पर हो रही हैं। उसी के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन की बात आ जाती है। तो सबसे पहले हमने खबर को जान लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है उस संघीय व्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे कि किस प्रकार से राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है और उसी के आधार पर वहां कानून व्यवस्था का निर्धारण होता है। इसके बाद देखेंगे कि अगर किसी राज्य में किसी प्रकार से ब्रेकडाउन हो जाता है, लो ब्रेकडाउन हो जाता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति आती है, यानी आपातकालीन स्थिति आती है, तो उसमें भारतीय संविधान में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए। साथ ही इस संदर्भ में विशेष तौर से आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले हैं। इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास पर आपको आगे की राह के बारे में, कुछ आयोगों के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग आयोगों ने, चाहे वो सरकारी आयोग हो या संविधान की समीक्षा के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था वर्ष 2002 में, उसकी क्या सिफारिश है आर्टिकल 355 और 356 को लेकर के। इन सारे पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने खबर को जान लिया है। सबसे पहले हम संघवादी व्यवस्था को अपनाते हैं। जैसे हमारे देश में एक सहयोगात्मक संघवाद की स्थिति देखने को मिलती है। खासतौर से जब हम संघवाद की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश में दो स्तरों पर सरकारें हैं। संघवाद के अंतर्गत संघ सरकार है और इसके अलावा राज्य सरकार है। इसके अलावा आप स्थानीय स्तर पर भी सरकार देख सकते हैं, लेकिन संघवाद की स्थिति में सामान्य तौर से हम इसी संदर्भ को समझते हैं। संघ सरकार है और नीचे कई प्रकार की संघ सरकारें हैं। तो संघवाद का मतलब है कि दो स्तरों पर सरकारें हुई, संघ स्तर पर और राज्य सरकारों पर राज्य सरकारें, और इनमें शक्तियों का विभाजन होगा। शक्तियों का क्या होगा? विभाजन होगा। और ये शक्तियों के विभाजन का एक आधार होगा और वो आधार लिखित होगा। और ये लिखित आधार क्या होगा? संविधान। यानी शक्तियों का जो विभाजन होगा वो संविधान के आधार पर होगा। अगर इन शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद उभरता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगी। न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र होगी, ताकि फैसला स्वतंत्र तरीके से किया जा सके। शक्तियों का विभाजन किस स्तर पर होगा? प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन होगा, विधायी शक्तियों का विभाजन होगा और वित्तीय शक्तियों का भी विभाजन होगा। भारतीय संविधान में, हमारे संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से संघ सरकार और राज्य सरकारों के अलग अलग विषय भी तय किए गए हैं। संघ सूची में ऐसे विषय तय किए गए हैं जिनके संदर्भ में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार निर्णय लेती है। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिनमें राज्य सरकार निर्णय लेती है और संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों निर्णय ले सकती है। लेकिन किसी भी अतिक्रमण की स्थिति में, यानी अगर कानूनों में किसी भी प्रकार का ओवरलैप होता है तो संघ की विधि ही उस स्थिति में प्रिवेल करेगी, संघ की विधि को ही ज्यादा मान्य माना जाएगा। ये पूरी संघवादी व्यवस्था है। इसके बारे में हमने, ये पूरा संघवादी ढांचा भारत में अपनाया गया है। राज्य मुख्य रूप से अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यानी राज्यों में जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों पर ही है। यानी मणिपुर में अगर कानून व्यवस्था की बात आती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है, न कि केंद्र सरकार की। तो ये पूरी संघ व्यवस्था अपनाई गई है।
अगर इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होती है, यानी अगर राज्य कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चला रहे हैं, ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पर राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपने यहाँ शासन चलाने में विफल रहते हैं, तो उसके लिए आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं। और इन आपातकालीन प्रावधानों को आर्टिकल 356 के अंतर्गत हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो आर्टिकल 356 को हमेशा आर्टिकल 355 यानी 355 के साथ ही पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? ताकि आर्टिकल 356 का एक किसी भी तरह से बेरोक टोक तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके, उसका दुरुपयोग ना किया जा सके, इसलिए आर्टिकल 355 की व्यवस्था संविधान में की गई थी। तो आपातकालीन प्रावधान कहां पर किए गए हैं? भारत के संविधान के भाग 18 में किए गए हैं। 3 तरह के भारत में आपातकाल इस्तेमाल हो सकते हैं। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल और आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो, इसी कारण से आर्टिकल 355 को हमेशा 355 के अंतर्गत के साथ पढ़ा जाता है। 355 यानी कि आर्टिकल 355 क्या अधिदेश करता है, क्या मैंडेट करता है? केंद्र राज्य ये कहता है कि केंद्र राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएगा तथा ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें। अगर केंद्र ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा तो राज्यों में आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता या उसके इमिनेंस को कम किया जा सकता है। 356 क्या कहता है? वो कहता है कि यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, उसकी अनुमति प्रदान करती है। तो ये प्रावधान इस प्रकार से भारतीय संविधान में किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य, अगर हम इनके उद्देश्यों की बात करते हैं तो हमें हमारे देश का जो संविधान है उसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जान लेना चाहिए। आर्टिकल 356 और 355 के बारे में वो क्या कहते थे? उनका कहना था कि अनुच्छेद 355 केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के मनमाने या अनधिकृत, बिना मतलब इलीगल तरीके से उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग न हो, इसीलिए आर्टिकल 355 बनाया गया है, ये बी आर अम्बेडकर का कहना था। क्योंकि आर्टिकल 355 ये सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो हस्तक्षेप केंद्र सरकार का हो राष्ट्रपति शासन के रूप में, वो हस्तक्षेप न्यायोचित हो और संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप हो। इस तरह के प्रावधान अन्य संघवादी, महत्वपूर्ण संघवादी देशों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप अलग जो महत्वपूर्ण संघवादी देश हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो, आप जानते हैं कि दोनों स्तर पर संघवाद के उच्चतम मानकों का पालन किया जाता है, वहां पर भी इस तरह के प्रावधान नहीं है। लेकिन भारत में विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिए इस तरह के प्रावधान लाए गए थे और इसलिए भारतीय संविधान में इसको संघवाद के विपरीत अवधारणा भी माना जाता है। इसको भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों में से भी एक लक्षण माना जाता है, आर्टिकल 356 और 355 को। इसलिए माना जाता है क्योंकि एक भिन्न प्रकार की संघवादी व्यवस्था से भिन्न प्रकार की व्यवस्था करता है। अदालतों के इस 355 और 356 पर क्या फैसले आए हैं? इससे पहले आपको, जैसा कि अभी हमने कहा कि बी आर अम्बेडकर का यह दृष्टिकोण था कि आर्टिकल 355 को वस्तुतः 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया है, ताकि केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप हो वो न्यायोचित हो और अनधिकृत न हो। इसी तरह से बी आर अम्बेडकर का यह मानना था कि जरूरत यह होनी चाहिए या भविष्य में ऐसी संभावना है कि आर्टिकल 355 और 356 का किसी प्रकार से प्रयोग ही नहीं होगा, इसका कभी ही प्रयोग किया जाएगा और काफी हद तक ये सैद्धांतिक ही रहेंगे। लेकिन भारत में स्थिति क्या हुई है? भारत में राजनीतिक दुरुपयोग इसका बहुत ज्यादा हुआ है और जब राजनीतिक दुरुपयोग हुआ था है तो वो संघवाद के सिद्धांतों और संवैधानिक मानदंडों के बिल्कुल विपरीत है और इसलिए इस तरह के मामले, आर्टिकल 356 से संबंधित जो मामले हैं वो अदालतों में भी गए हैं और इस पर महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए हैं। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का इसके अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, एसआर बोम्मई केस, जो कि 1994 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है वो केवल संवैधानिक तंत्र के पूर्णतः ध्वस्त हो जाने की स्थिति में ही किया जाना चाहिए, न कि केवल सामान्य जो
की सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याएं खड़ी होती हैं, उसके अंतर्गत इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वो कितना उचित है, कितना समुचित है, कितना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है, उसकी समीक्षा जो न्यायपालिका है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा की जा सकती है। और यह समीक्षा इसलिए की जाएगी ताकि इसका इस्तेमाल, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए न किया जाए। यह अदालत ने एसआर बोम्मई के फैसले में कहा। साथ ही अदालतों ने अपने अलग अलग फैसलों के माध्यम से आर्टिकल 355 का भी विस्तार किया। आर्टिकल 355 का विस्तार इसलिए किया ताकि केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप है वो आर्टिकल 355 के माध्यम से ही वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के अनुसार उसका शासन चलाया जाना सुनिश्चित कर दे और 356 की जरूरत ही न पड़े। इसलिए अलग अलग फैसलों में आर्टिकल 355 का विस्तार भी किया गया है। कौन से फैसले हैं वे? जैसे नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ का मामला 1998 का ही मामला है। इसी प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005 का मामला, इसी प्रकार से एच.एस. जैन बनाम भारत संघ 1997 का मामला। इन सभी मामलों में आर्टिकल 356 की व्यापक व्याख्या की गई है और यह सुनिश्चित किया गया है ताकि संघ को राज्य शासन को संविधान के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्रवाई की अनुमति मिल सके। 355 के माध्यम से ही संघ इस बात में सक्षम हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाए और 356 की आवश्यकता ही न पड़े। इस प्रकार से 355 का विस्तार किया गया है। हमारे यहाँ अलग अलग आयोगों की जो सिफारिश है उन्होंने भी 355 और 356 के बारे में कुछ बातें कही हैं। कौन कौन से आयोग हैं? जैसे सरकारी आयोग 1987 है, जैसे संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2002 है, उसी प्रकार से पुंछी आयोग 2010 है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 355 न केवल संघ पर एक कर्तव्य आरोपित करता है बल्कि उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए, वो भी अत्यंत गंभीर और तात्कालिक परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। खुले रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब हमारे सामने आता है कि मणिपुर में पिछले कुछ समय से लगातार हिंसा जारी है, बहुत बड़े स्तर पर हिंसा हुई है, गंभीर अशांति उत्पन्न हुई है जिसमें हमले भी शामिल हैं और इसे कानून और व्यवस्था का सामान्य उल्लंघन नहीं माना जा सकता। लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की ये भी राय है कि इसका कारण राजनीतिक भी हो सकता है। साथ ही इसके अंतर्गत ये भी माना जा रहा है कि मणिपुर में अगर 356 का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो केंद्र सरकार को 355 का इस्तेमाल करके 355 के माध्यम से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप वहां शासन को चलाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। यानी केंद्र सरकार को किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं भी लगा रही है तो 355 के माध्यम से राज्य सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलाए जाना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वहां पर शांति स्थापित हो सके। ये सामान्य तौर से एक सिफारिश है एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 संघ के लिए क्या अधिदेश निर्धारित करता है, क्या मैंडेट निर्धारित करता है? आपके ऑप्शंस क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ऑप्शन बी क्या है? बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी क्या है? राज्य सरकारों का विघटन। ऑप्शन डी क्या है? राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए और फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।